everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIR Net. I am Radhika Gandhi and we are studying thermodynamics. So इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था एंड उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी देखा था कि डिफरेंट सिस्टम्स पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. तो आज का जो लेक्चर है एंड जो कमिंग लेक्चर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन के बारे में. काफ़ी फेमस टॉपिक है कार्नोट इंजन एंड जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है ये सब. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हीट इंजन क्या होता है. सबसे पहले हमारे पास हीट इंजन आया था, हम हीट इंजन से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि हम इस हीट इंजन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर आती है हमारी कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट साइकिल के बाद हम देखेंगे कि कार्नोट इंजन क्या होता है. एंड बिकॉज सेम प्रिंसिपल्स पे ही हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप काम करता है, सो वी विल हैव अ लुक एट दैट एज वेल. उसके बाद हम जो हमने पढ़ा है उसको हम जनरलाइज करेंगे यूजिंग कार्नोट थ्योरम एंड ऑफ कोर्स वी कांट मिस PYQs. तो उससे आपको फ्लेवर मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कार्नोट इंजन. तो लेट्स बिगिन द सेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग हीट इंजन तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो थ्रू आउट द लेक्चर यूज़ होंगी. तो इट्स बेटर कि हम उनको स्टार्टिंग में ही देख लें कि एग्जैक्टली ये होती क्या है. तो फर्स्ट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो काफ़ी स्लो रेट से हो रहा हो. तो इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस होता है ये, इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस. अब स्लो प्रोसेस क्यों? बिकॉज हमें हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. तो इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. मतलब अगर आपके पास कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई सिस्टम है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो स्लोली चेंज करेंगे हम हमारे सिस्टम को. थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद हम उसको थोड़ा टाइम देंगे इक्विलिब्रियम में आने का. फिर से थोड़ा चेंज आएगा, फिर से उसको इक्विलिब्रियम स्टेट रिटेन करनी होगी. तो इस तरीके से हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चलता है. दैट्स वाई काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है एंड हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. तो दिस इज योर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसको हम रिवर्स तरीके से भी मूव करा सकते हो. तो एक बार आपका प्रोसेस परफॉर्म हो गया, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू आप फाइनल स्टेट चले गए. अब ऐसा प्रोसेस जिसको हम वापस से फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द यूनिवर्स, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशंस होती हैं. तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपका प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए. अब बिकॉज क्वासी स्टैटिक की कंडीशन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी स्लो रेट से होता है एंड स्लो रेट से होता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. अब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा हर स्टेप पे, तभी हम इजीली हमारे सिस्टम को रिट्रेस कर पाएंगे फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज क्वासी स्टैटिक. सेकेंड कंडीशन इज उसमें कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस ना लग रहे हो. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स या फिर कभी कभी थर्मल डिसिपेशन भी हो जाता है. तो डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए. ये हमारी दो कंडीशंस हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. नो डिसिपेटिव फोर्सेस. तो दिस इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस. अब एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस. ऑफ कोर्स आपने सही गेस किया है. इरिवर्सिबल प्रोसेस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. ऐसा प्रोसेस जिसको आप वापस से इनिशियल स्टेट पे नहीं ला सकते, दैट इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस. कांट बी ट्रेस्ड बैक. रिवर्सिबल में क्या था, आप उसे वापस ट्रेस कर सकते हो इनिशियल पाथ को. तो इरिवर्सिबल इज कांट बी ट्रेस्ड बैक द इनिशियल स्टेट. अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है रेजर्वोयर. अब
थ्रू आउट द लेक्चर हम रेजर्वोयर का काफ़ी यूज़ करेंगे, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि रेजर्वोयर का मीनिंग क्या होता है। तो रेजर्वोयर एक तरीके से एक ऐसा सोर्स है जिसमें से आप कितनी भी हीट निकालो, उस सोर्स की हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सोर्स की हीट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई लेक है, लेक में से आप कितना भी पानी निकालो उसमें से कुछ कम नहीं होगा। या फिर अगर हम थर्मल एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आप कितना भी पानी निकाल लो, उस लेक का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो लेक यहाँ पर क्या है, एक रेजर्वोयर है। आई होप अब रेजर्वोयर का मीनिंग क्लियर हो, बिकॉज हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे रेजर्वोयर टर्म को। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास हीट इंजन। तो सबसे पहले हीट इंजन ही आया था। अब हीट इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमें सभी को पता है कि जो नेचुरल फ्लो होता है एनर्जी का, वो क्या होता है कि एनर्जी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी मूव करती है, यही होता है। तो क्यों ना हम इसको अपने फायदे के लिए यूज करें। वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या करता है, तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, तो इसको डिवाइस को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और हम उस मैकेनिकल वर्क को अपने यूजफुल टास्क में कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो हीट इंजन क्या है, अ मशीन दैट कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज सेड टू बी अ हीट इंजन। अब ये परफॉर्म करता कैसे है ये टास्क, इसका फंक्शनिंग कैसी है वो देखते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, ऑफ कोर्स वी हैव अ हीट रिजर्वॉयर। तो हमारे पास एक होता है हीट रिजर्वॉयर। अब रिजर्वॉयर का मीनिंग क्लियर है सभी को, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस एंड एक होता है कोल्ड रिजर्वॉयर। तो दिस इज एट टेम्परेचर T1, ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस। अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, एंड दिस इज एट टेम्परेचर T2, दिस इज कोल्ड रिजर्वॉयर एंड दिस इज हॉट रिजर्वॉयर। ये तो है हमारा सिस्टम। अब हो क्या रहा है, कैसे वर्क परफॉर्म करेगा थर्मल एनर्जी लेने के बाद। अब जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे, बिकॉज हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द हॉट रिजर्वॉयर। अब हॉट रिजर्वॉयर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी Q1। अब ये जो Q1 है इसका कुछ पार्ट यूज होगा वर्क करने में, विच इज योर W, एंड कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएगा जिसे हम Q2 कह रहे हैं। कुछ हीट यूज हो गई वर्क करने में एंड कुछ हीट वेस्ट हो गई, जो कि Q2 की फॉर्म में हमने इसे मेंशन। ठीक है, ये तो है हमारा इंजन की ये काम कैसे करता है, एक्चुअल में ये कर क्या रहा है। अब हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब कितना यूजफुल है हमारा इंजन, वो कैसे पता करेंगे। बिकॉज हमें चाहिए क्या, हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो मैक्सिमम काम कर। ओरिजिनली हमें क्या चाहिए होता है, हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि हम कम काम करके ज़्यादा आउटपुट ले, हम इनपुट कम दें और आउटपुट ज़्यादा मिले, नॉर्मली यही होता है। अब ये चीज़ हम कैसे मेजर करेंगे, दैट इज थ्रू कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो हम आउटपुट हमें मिल रहा है का रेशो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनपुट क्या था, हमने Q1 हीट प्रोवाइड की थी, Q1 हीट एब्जॉर्ब की थी हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने। आउटपुट क्या मिला हमें, हमें चाहिए क्या था, वर्क चाहिए था, हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए था, तो आउटपुट है हमारा W। अब W है क्या, प्रोवाइड की थी Q1 जो किस में यूज हुई, वर्क करने में, और Q2 कुछ वेस्ट हो गई। यहाँ से हमारा वर्क क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, हम हर एक इंजन की एफिशिएंसी से कि कितना इफेक्टिव है हमारा इंजन,
वो बताता है हमें एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। अब ये होती क्या है, आउटपुट बाय इनपुट, जो हमें आउटपुट मिला है और जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको एफिशिएंसी को Q1 और Q2 की टर्म्स में, ठीक है। अब ईटा क्या था, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या था, हमें वर्क चाहिए था, मैक्सिमम वर्क करवाना था, ये हमारा मोटिव था। तो कुछ वर्क हुआ जो हमारा आउटपुट है। इनपुट क्या था, हमने कुछ Q1 हीट प्रोवाइड की थी हमारे वर्किंग सब्सटेंस को, तो Q1 इज द इनपुट। अब W क्या था, Q1 माइनस Q, बस इसे हम प्लग करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल्स Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस बाय, ये होती है हमारे हीट इंजन की एफिशिएंसी। अब हमें Q2 और Q1 पता होना चाहिए किसी भी अगर हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी। ओके, तो वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। सो फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, वाटर। वाटर को हम हीट, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वे उसके वेपर्स बनते हैं वाटर के, और वो जो वेपर्स हैं वो टरबाइन को मूव करने में काम आते हैं। सो मतलब हम क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यूज कर रहे हैं। सो दैट इज योर हीट इंजन। अब हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वर्क चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए हमारे इंजन की। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या कुछ बार है हमारी एफिशिएंसी पे, या फिर हम कितनी हीट प्रोवाइड करें हमारे वर्किंग सब्सटेंस को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, या फिर अगर हम वर्किंग सब्सटेंस को ही वेरी करें, अगर हम डिफरेंट वर्किंग सब्सटेंस ले तो क्या हमारी एफिशिएंसी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आंसर किए थे कार्नोट ने, साडी कार्नोट ने। तो 1824 में ही डिजाइंड कार्नोट साइकिल। दिस इज नॉट एन इंजन, इंजन की हम अभी बात नहीं कर रहे, द कार्नोट साइकिल। तो ये जो सभी क्वेश्चंस थे वो कार्नोट ने एड्रेस किए थे। उसने कहा था कि अगर हम रिवर्सिबल साइकिल में अगर हम परफॉर्म करते हैं, जो हमारा टास्क है कि थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्सिबल साइकिल में परफॉर्म करते हैं तो यू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। सबसे पहली बात, ये जो कार्नोट साइकिल थी ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल वर्क थी, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। एक थ्योरेटिकल या फिर आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल कार्नोट बनेगा इस कार्नोट साइकिल को यूज करके। अब हाइपोथेटिकल क्यों है, बिकॉज जो जो कंडीशंस इसमें यूज हुई थी वो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली बात, आइडियल गैस को हमने यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस लिया था, आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि आइडियल गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तभी तो हमने रियल गैसेस की इक्वेशन लाई थी। बिकॉज हमारी जो रियल गैसेस हैं वो फॉलो करती ही नहीं है आइडियल गैस बिहेवियर को, एंड हमें अच्छे से पता है क्यों नहीं करती, बिकॉज ऑफ सम contributions from intermolecular force of attraction and other things जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी जब हम वान डर वाल्स गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट इज आइडियल गैस की फर्स्ट अजम्पशन उसने ली थी कि आइडियल गैस होती है एंड उसको हम एज वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं। ऑफ कोर्स ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो फर्स्ट थिंग खत्म हो गई। उसके बाद उसने कहा था जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम वर्किंग सब्सटेंस रख रहे हैं, उसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए, जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। तो ये जो नोशंस हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस and perfectly insulating walls। और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से
ये पॉसिबल नहीं है रियल में, वो हम जैसे जैसे साइकिल पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होता जाएगा। परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स, यहाँ पर हम कंटेनर की बात, एंड रियल में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये साइकिल थी क्या और कैसे ये मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकता है। तो कार्नोट ने क्या किया था, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस लिए थे जिसके थ्रू हमने हमारा हीट इंजन का जो मोटिव था या फंक्शन था उसे परफॉर्म करवाया था। वो कैसे, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, वर्क डन करवाना, राइट। तो जो फर्स्ट प्रोसेस वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमारे पास कुछ वर्किंग सब्सटेंस है, अब वो आइडियल गैस है हमारे केस में, अभी हम कार्नोट साइकिल की बात करें। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, किस तरीके से हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। आइसोथर्मल क्या बता रहा है, योर टेम्परेचर इज फिक्स। अब हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया था, हमें अच्छे से पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो dt तो 0 है मेरा, बिकॉज आइसोथर्मल है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। अब चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो मेरी इंटरनल एनर्जी भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी, बिकॉज du इज इक्वल्स टू ncv dt। ओके, अब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या होता है, दैट योर dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब du 0 है तो क्या आ गया, dq इज इक्वल्स टू dw। मतलब जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी किस में यूटिलाइज होगी, वर्क डन करने में। तो हमारे पास कुछ सिस्टम था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिस्टम था, यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर कुछ वर्किंग सब्सटेंस है विच इज एन आइडियल गैस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्नोट साइकिल। दिस इज अ पिस्टन, इसको हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की थी थ्रू हीट रिजर्वॉयर। यहाँ पर था हीट जो कि टेम्परेचर T1 पे था, दिस इज योर हॉट रिजर्वॉयर। अब बिकॉज ये हॉट रिजर्वॉयर पे है, T1 टेम्परेचर पे है कुछ, तो क्या होगा, एनर्जी हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी मूव करती है। अब इसका टेम्परेचर हाई है तो ऑफ कोर्स एनर्जी यहाँ से हॉट रिजर्वॉयर से हमारे सिस्टम में मूव करेगी। और क्यों करेगी, बिकॉज हमारा जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो हीट कहाँ से मूव करेगी, हॉट रिजर्वॉयर टू द सिस्टम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं Q1 हीट कुछ फ्लो कर रही है, Q1 हीट कुछ फ्लो हुई, कलर से डिनोट करते हैं, वो 1 हीट गई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब जितना भी चेंज आया है हीट में, वही चेंज इन हीट किसमें यूटिलाइज होगा, गैस को एक्सपैंड करने में। कि हमें टेम्परेचर फिक्स रखना है, तो जितना भी चेंज इन हीट है वो यूटिलाइज हो जाएगा गैस के एक्सपेंशन में। सो यही हमने देखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने के बाद, दैट dq इज इक्वल्स टू dw। एंड हमारे सिस्टम की स्टेट क्या है अभी के लिए, तो लेट्स से दिस इज योर v, दिस इज v। तो पहले हमारा जो सिस्टम था उसकी हम स्टेट मान लेते हैं P1 V1 T1। तो यहाँ पर पहले P1 V1 T1 पे था, दिस इज P1 V1 T1। अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेट है, Q T1। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, बस आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया है। ओके, अब वर्क डन कितना होगा, तो योर W इज जस्ट PdV। एंड जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो व्हेन टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो क्या होता है, PV इक्वल्स कॉन्स्टेंट, PV इक्वल्स nRT होता है, विच इज दिस टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो योर राइट हैंड साइड इज फिक्स्ड। तो हम क्या करेंगे,
W इज इक्वल्स टू P को हम जस्ट प्लग कर देंगे, P इज nRT/V, nRT बाहर बिकॉज ये कांस्टेंट है, उधर क्या है dV/V, एंड वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, V1 से V2, तो लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ से मेरा वर्क डन क्या आ गया, तो योर वर्क डन इज nRT ln V, nRT ln ऑफ V, एंड हम लिमिट्स पुट कर देंगे डायरेक्टली, यू विल गेट ln V/V1। ये आ गया मेरा फर्स्ट जो हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस कराया है, उसमें कितना वर्क डन हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग सम हीट टू द वर्किंग सबस्टेंस। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, हमें चाहिए कि हमारा जो वर्किंग सबस्टेंस है वो मैक्सिमम वर्क करे। अब मैक्सिमम वर्क देखो, फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ है, हमने जितनी हीट प्रोवाइड की है उसका हमारा उसके लिए हमने वर्क डन निकाल लिया कि कितना वर्क हुआ। अब बिकॉज हमें इस वर्क को मैक्सिमम कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा और एक्सपैंड होने देना पड़ेगा हमारे आइडियल गैस को, जो कि हमारे केस में वर्किंग सब्सटेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस करवाया गया था वो था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, हम हमारे सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे। पहले हमने हीट प्रोवाइड की थी फर्स्ट केस में, अब हम हमारे सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे। तो हमारा सिस्टम है, अब कुछ एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, तो नाउ एंड यहाँ पर हमारी कोई आइडियल गैस है एंड दिस इज आइसोलेट। अब ये जो गैस है ना ये खुद से एक्सपैंड होगी। अब खुद से एक्सपैंड कैसे होगी, यूजिंग जब हम अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, dQ जो हीट का जो एक्सचेंज है वो 0 होता है, तो dQ इज 0। और जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई करेंगे वहां से हमें क्या पता चलता है, dQ इज इक्वल du प्लस dW। तो अगर dQ 0 होगा तो यू गेट du इज इक्वल्स टू माइनस dW। मतलब अब जो वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी की एक्सपेंस पे होगा, जो सिस्टम की खुद की इंटरनल एनर्जी है उसकी वजह से गैस में एक्सपेंशन हो। अब हमारी स्टेट क्या आ जाएगी, अब देखो बिकॉज हमारी इंटरनल एनर्जी की वजह से काम होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इंटरनल एनर्जी चेंज होने का क्या मतलब है, आपका टेम्परेचर चेंज होगा, बिकॉज du is directly proportional to dt, or in other words your du is equals to ncv dt for real gases, sorry, for ideal gas, my bad। तो du is equals to ncv dt, हमारा टेम्परेचर भी चेंज होगा। पहले हमारी स्टेट क्या थी, दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर प्रेशर। तो पहले हमारी स्टेट क्या थी, फर्स्ट प्रोसेस जब हुआ था हम कहाँ से कहाँ तक आए थे, T1 V1 T1 से आए थे हम T2 T1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाने के बाद। अब हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, हमने और एक्सपेंशन करवाया है, हम आ गए हैं T2 पे, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है अब हमारा। पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया, बाद हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हमारा जो स्टेट है वो है P3 V3 T2, दिस इज द करंट स्टेट। ओके, अब जो वर्क डन हुआ है ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो कितना होगा, तो योर W इज अगेन PdV, एंड बिकॉज अब हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो हम क्या यूज करेंगे, PV गामा इक्वल। तो यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू क्या रखेंगे, K ओवर V गामा, K हमारा कुछ कांस्टेंट है, और आप डायरेक्टली भी वर्क डन की वैल्यू प्लग कर सकते हो। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन कितना होता है, तो योर W इज इक्वल्स टू NR बाय गामा माइनस 1, NR बाय गामा माइनस,
T1 माइनस T2। जब हम इसकी वैल्यू प्लग कर देंगे हमें वर्क डन इतना मिलेगा। इसे हम कह देते हैं W2, बिकॉज ये सेकेंड प्रोसेस में आया है हमारा वर्क डन, तो दिस इज योर W2। जब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया तो इतना वर्क हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें रिवर्सिबल साइकिल चाहिए। साइकिल मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेट है हमें वापस उसी पे आना है। फाइनल स्टेट इज इक्वल, फाइनल स्टेट जो है हमारी वो इनिशियल स्टेट के इक्वल होनी चाहिए। वो कैसे होगी, हमारा जो करंट स्टेट है जो कि P3 V3 T2 है, हमें P3 V3 T2 से P1 V1 T1 पे आना है। अब देखो हमने कितना एक्सपेंशन करवाया, वॉल्यूम चेंज हुआ, अब वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया, हमें इसको वापस से उसकी स्टेट में लाने के लिए कंप्रेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम करवा रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो थर्ड स्टेप है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे सिस्टम को, ये हमारा कोई सिस्टम है एंड ये पिस्टन है एंड यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस था कुछ। अब कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हमें खुद से वर्क डन करना होगा। अब वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम, अब हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को प्रेस करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं कि अब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गैस कंप्रेस होगी। अब जब हमारी गैस कंप्रेस होगी ऑफ कोर्स उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, बट हमें क्या चाहिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन चाहिए। तो जो चेंज आएगा हमारे गैस में उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी अंदर, बिकॉज हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक कोल्ड रेजर्वोयर प्रोवाइड कर रहे हैं T2 पे, तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर वी आर अप्लाइंग, वो क्या होगा, अब हमें पता है कि जो नेचुरल फ्लो होता है एनर्जी का वो क्या होता है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो क्या हो जाएगा, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है इंटरनल एनर्जी में चेंज आने की वजह से, जो हम नहीं चाहते इंटरनल एनर्जी में चेंज आए बिकॉज हमें इसे आइसोथर्मल रखना है, तो वो जो हीट है Q2 वो कहाँ फ्लो हो जाएगी, कोल्ड रेजर्वोयर में। बिकॉज अब कोल्ड रेजर्वोयर का टेम्परेचर कम है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जो टेम्परेचर अंदर होगा गैस के, तो उस आइसोथर्मल को मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कोल्ड रेजर्वोयर रख रहे हैं। तो आई होप दिस डिफाइंस कि वाई हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन चूज किया है नेक्स्ट स्टेज। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन पे वापस आते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, अगेन dt 0 होगा। तो हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अनमोल हमारा du 0, वर्क डन क्या आ जाएगा, nRT बाई v। ओके, बिकॉज हमारा टेम्परेचर फिक्स्ड है तभी हमने nRT को बाहर ले लिया है एंड dv बाई v का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब स्टेट क्या है हमारे सिस्टम की वो देखते हैं। तो हम ऑलरेडी 2 प्रोसेसेस करवा चुके हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, पहले था हमारा P1 V1 T1 पे था हमारा सिस्टम। फिर हमने क्या करवाया था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया था। फिर कहाँ आ गया था हमारा सिस्टम, इधर। तो था हमारा P1, एडियाबैटिक कराया था तो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ था, T2 पे आ गया था। दिस इज T2। अब हमने क्या करवाया है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा
तो ये जो स्टेट है वो इस डायरेक्शन। अब हमारी जो करंट स्टेट है वो है 4 V4 T2। टेम्परेचर फिक्स रखा है अभी हम, आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब हमारी करंट स्टेट क्या है, P4। करंट स्टेट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन के ड्यूरिंग। अब हम स्टेट पे आ गए हैं P4 V4, और कहाँ से आए हैं, फ्रॉम P3 V3 T2। तो हमारा वॉल्यूम की जो लिमिट्स हैं वो क्या होंगी, V3 to V4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा, W विल बी nRT ln ऑफ V4 by V3। अब देखो V4 जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, V3 का बड़ा है। V3 वॉल्यूम कौन सा था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद वाला वॉल्यूम था, और V4 कौन सा वॉल्यूम है, आफ्टर आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो V4 छोटा है, V3 बड़ा है। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो यहाँ से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी वर्क की, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से इस स्टेट से यहाँ पर आना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स अब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे, बिकॉज हमारा अभी ओरिजिनल वॉल्यूम में नहीं आया है। जो पहले एक बार तो हमने कंप्रेस कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल स्टेट से। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें कंप्रेशन करना है और हमें टेम्परेचर भी चेंज करना है। अब टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब इसको हम फिर से आइसोलेट कर देंगे। अब हम इसको कोल्ड रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, हम हमारे सिस्टम को आइसोलेट कर रहे हैं और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फर्दर कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारा पिस्टन, एंड हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर गैस है वो कंप्रेस हो रही है, लेकिन अब आइसोलेटेड है। अब हमने कोल्ड रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में नहीं रखा है। अब जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हमारी गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब हम उस इंटरनल एनर्जी की वजह से जो चेंज आएगा उसकी वजह से टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, एडियाबैटिक है, D 0 है, D 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होता है, तो दिस इज NR by gamma minus 1, W is NR by gamma minus 1 into T1 minus T2 होता है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, T2 से T1 जा रहे हैं, यस। सो वर्क डन हमारा ये हो जाएगा, एंड दिस इज W4, एंड इससे पहले हमारा क्या था, W3, थर्ड प्रोसेस था, एंड ये हमारा फोर्थ प्रोसेस है। अब हमारे सिस्टम की स्टेट क्या है वो देखते हैं। तो दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम। पहले क्या था, P1 V1 T1 पे था, उसके बाद हमने और एक्सपैंड कराया था, फिर कंप्रेशन कराया था, एंड अब जो हम करा रहे हैं वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। वापस से हम आ गए हैं 1 V1 T1 पे। अब इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं। पहले हमने क्या कराया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो P1 V1 T1 से आ गया था T1, टेम्परेचर कौन सा था। उसके बाद हमने
क्या कराया था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराने से टेम्परेचर चेंज हुआ था और हमारा सिस्टम आ गया था T3 T2 पे। उसके बाद हमने कंप्रेस कराया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन कराने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया था, तो एंड प्रेशर भी ऑफ कोर्स, सो P4 4 2। अब जो हमने कराया है वो कराया है एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमारा सिस्टम वापस से इनिशियल स्टेट पे आ गया विच इज P1 V1 T1। अब ठीक है, हमारे पास चारों वर्क आ गए हैं, W1 W2 W3 एंड W4। अब हम देखते हैं टोटल वर्क डन हुआ कितना है इस पूरी साइकिल में। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? अब हमने चारों थर्मोडाइनामिक प्रोसेस देख लिए हैं, अब हमें टोटल वर्क डन देखना है पूरी कार्नोट साइकिल का। तो क्या करेंगे? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब एक बार देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या थी। सो W1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारा आया था nRT1 log ऑफ V2 बाय V1। सिमिलरली इसके बाद हमने परफॉर्म किया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन और उस केस में हमारी वैल्यू आई थी nR बाय गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। सिमिलरली W3 आइसोथर्मल कंप्रेशन करके आया था, तो दिस वाज nRT2 बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो गया था ln V4 बाय V3। एंड इसके बाद था एडियाबैटिक कंप्रेशन nR बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1। अब हमें बस इन चारों को ऐड करना है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो ये W2 और W4 की जो वैल्यू है वो सेम है बट अपोजिट साइन है, मतलब दीज आर जस्ट नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। तो हम क्या करेंगे? बिकॉज W2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W4, बस हम इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लग करके इट विल जस्ट कैंसल आउट। तो W की क्या वैल्यू हो जाएगी? वी विल गेट W1 प्लस W2। W3 की अभी हम बात करेंगे बट अभी हम एज इट इज लिख रहे हैं। तो W4 को हमने लिख दिया माइनस W2। अब ये तो कैंसल हो गया डायरेक्टली एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज W1 क्या है? nRT1 log of V2 by V1 and plus nRT2 log of V4 by V3। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो W3 है वो क्या है? nRT2 log of V4 by V3। अब हमने अभी अभी देखा था कि बिकॉज V4 की वैल्यू छोटी है, V3 बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो W3 होगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगा। हम क्या करेंगे? W इक्वल्स nRT1 फर्स्ट टर्म एज इट इज, हम यहाँ पर माइनस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे लॉग की टर्म को एंड माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा nRT2 log of V4 by V3। ओके, अब हमें क्या करना है? देखो, हमारे पास दो एडियाबैटिक कर्व्स थे, एक तो था एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एक था एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब हुआ था, अगर हम उस कर्व की बात करें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर्व, तो कहाँ से हम कौन सी स्टेट पर आए थे? उस ग्राफ में देखते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन था P2 V2 T1 से P3 V3 T2, P2 V2 T1 से हम आए थे P3 V3 T2 पे। यही था हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर्व। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? एडियाबैटिक के केस में हमारा क्या रिलेशन होता है? PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तो होता है प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे? टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में क्या रिलेशन होता है हमारा एडियाबैटिक में? दैट TV गामा माइनस 1 इक्वल्स कांस्टेंट। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। कैसे?
इस कर्व के ऊपर जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उस पर हम ये अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा T1 V1 गामा -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज V2, बिकॉज हम कौन सी स्टेट से आए थे, P2 V2 T1 से P3 V3 T2, एंड राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, T2 V3 गामा -1। तो यहाँ से हम T1 बाई T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो T1 बाई T2 आ जाएगा V3 बाई V2 रेज टू द पावर गामा -1। ठीक है, एक एडियाबैटिक कर्व से हमें रिलेशन मिला है T1 T2 का, वो है ये। सिमिलरली हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन भी परफॉर्म कराया था, हम क्या करेंगे, वहां से भी सेम चीज करेंगे। अब हम कर रहे हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात। एडियाबैटिक कंप्रेशन कर्व, वो कौन सी स्टेट से कौन से स्टेट पे आए थे हम उस केस में, अगेन ग्राफ देखो, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन था फोर्थ स्टेज, सो P4 V4 T2 से P1 V1 T1, P4 V4 T2, P4 V4 T2 से हम गए थे P1 V1 T1, ये थी हमारी इनिशियल स्टेट। ओके, अब हम यहाँ पर अगेन टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन अप्लाई करेंगे एडियाबैटिक में, सो व्हाट वी विल गेट इज TV गामा -1, सो T2 V4 गामा -1 किसके इक्वल होगा, V1 T1 गामा -1, सॉरी T1 V1 गामा -, यहां से भी हम क्या करेंगे, T1 बाई T2 की वैल्यू। ओके, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, V4 बाय V1 रेज टू द पावर गामा -। ओके, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास ये टोटल वर्क डन की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, एक है इक्वेशन नंबर 2 जो T1 बाई T2 की है, और एक है इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, यहां से हमें वॉल्यूम्स का रिलेशन मिलेगा, यहां से क्या आ जाएगा, तो V4 बाय V1 रेज टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आया था, V3 बाय V2, V3 बाय V2 रेज टू द पावर गामा -1। तो अब पावर कैंसिल, यहां से क्या मिल गया, V4 बाय V1 इक्वल्स V3 बाय V2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू V3 बाय V4, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम ये रिलेशन किस में प्लग करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, जो टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था। ऑल राइट, टोटल वर्क डन क्या था हमारा, nRT1 log ऑफ V2 बाय V1 प्लस, तो हमने लॉग की टर्म को रेसिप्रोकल किया था तो नेगेटिव साइन आ गया था, एंड यहाँ पर आया था हमारे पास V3 बाय V4, यस, तो यस यहाँ पर V3 बाय V4 आएगा आफ्टर रिवर्सिंग रेसिप्रोकल लेने के बाद, तो दिस इज V3 बाय V4, पहले प्लस था, V4 बाय V3 था, रेसिप्रोकल किया माइनस V3 बाय V4, तो यस यहाँ पर है V3 बाय V4। ओके, अब हम यहाँ पर ये वाला रिलेशन यूज करेंगे जो वॉल्यूम का अभी हमने निकाला है, क्या रिलेशन आया, V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू V3 बाय V4, राइट। यूजिंग दिस वर्क डन की क्या वैल्यू आ गई, nRT1 log ऑफ V2 बाय V1 माइनस nRT2 log ऑफ V3 बाय V4। ऑल राइट, तो यस V3 बाय V4 को हम लिख सकते हैं V2 बाय V1, V2 बाय V1, just take the common
जो कॉमन है उसको बाहर ले आओ, एन आर लॉग ऑफ V2 बाय V1 इंटू T1 माइनस T2। ये आ गई हमारी टोटल वर्क डन की वैल्यू। किसकी टर्म्स में आई है? V1 V2 और T1 T2 की टर्म्स में। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, बिकॉज मेन चीज तो यही थी। कार्नोट साइकिल आई क्यों थी? हम क्लेम कर रहे थे कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो पहले हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट यू वांट, दिस इज अनदर वे जस्ट टू आपको बस याद रहे। सो व्हाट यू वांट डिवाइड बाय व्हाट यू पे। तो हमें चाहिए क्या होता है? वर्क डन चाहिए होता है, मैक्सिमम वर्क डन चाहिए होता है, ये हमारा मोटिव होता है। व्हाट यू पे हम क्या कराते हैं? सिस्टम को हीट एब्जॉर्ब कराते हैं। तो हमने Q1 हीट प्रोवाइड की थी, तो दिस इज W बाय Q1। एंड जब हमने हीट इंजन में देखा था, हीट इंजन के केस में जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, हमारी ईटा आया था 1 माइनस Q2 बाय Q1। एक रिजल्ट ये याद रखना है, इसको अभी हम यूज करेंगे। सो ईटा की वैल्यू है W बाय Q1। W अब हमें पता है कार्नोट साइकिल में कितना आता है, Q1 भी पता है हमें। Q1 क्या था? जब हमने फर्स्ट थर्मोडाइनामिक प्रोसेस परफॉर्म कराया था, जो कि था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या था कि जितनी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी की सारी हीट वर्क डन में यूज हो रही है। मतलब हीट वाज इक्वल्स टू वर्क डन। मतलब Q1 इज नथिंग बट W1। तो Q1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? nRT1 log ऑफ V2 बाय V1। और W हमें पता है, अभी अभी हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया है कार्नोट साइकिल के केस में। तो हमारे पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी। तो W वॉज nRT1 माइनस T2 log ऑफ V2 बाय V1 डिवाइड बाय Q1 क्या है? nRT1 log ऑफ V2 बाय V1। अब यहां से हो जाएगा हमारा काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, nr कैंसिल, log टर्म भी कैंसिल, एंड हमारे पास क्या बचा? T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, एंड यहां से आ गया 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, अब ये है हमारी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर की टर्म्स में। और नॉर्मल Q1 Q2 की टर्म्स में कैलकुलेट करें तो क्या आएगी? सेम आएगी, 1 माइनस Q2 बाय Q1। वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो क्या इज W ओवर Q1। W क्या होता है? Q1 माइनस Q, राइट। W क्या होता है हमारा? Q1 माइनस Q2। तो ओवर Q1 1 माइनस Q2। इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 हमारी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1। अब यहां से देखो, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, क्या कंपेयर कर रहे हैं? एक हम कंपेयर कर रहे हैं इसको और एक कंपेयर कर रहे हैं इसको। यहां से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट, पूरा ही लिखते हैं इसे, 1 माइनस T2 बाय T1 किसके इक्वल है? 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब यहां से क्या मिल गया हमें कि कार्नोट साइकिल के केस में T2 बाय T1 किसके इक्वल होता है? Q2 बाय Q1 के। और इन अदर वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं? T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाय Q2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और सिर्फ कार्नोट साइकिल के केस में ही ये रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हमने कहा था हीट इंजन को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, राइट। उसके बाद आई थी हमारी कार्नोट साइकिल। अब ऐसा इंजन जो कार्नोट साइकिल को परफॉर्म करे, मतलब जो कार्नोट साइकिल के थ्रू
अपना काम करे। क्या था उसका मेन टास्क? कि थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने का। अब वो कैसे परफॉर्म करे? कार्नोट साइकिल के थ्रू परफॉर्म करे, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के थ्रू करे, जो कि क्या थे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। उस इंजन को हम क्या कहते हैं? कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? So your Carnot engine will be an engine which follows Carnot cycle. काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम हीट इंजन और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को भी कंपेयर करेंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि कार्नोट इंजन क्या होता है। ऐसा इंजन जो कार्नोट साइकिल को परफॉर्म करे। ओके, एंड इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T2/T1। अब देखो, इसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे रेजर्वोयर्स का, जहाँ पर T1 हॉट रेजर्वोयर का टेम्परेचर है और T2 कोल्ड रेजर्वोयर का टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इसको हम बिकॉज दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, T1 माइनस T2/T1। तो ये क्या है हमारा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमारी एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। ओके, अब हम देखते हैं नीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर। फर्स्ट इज कि जो नीटा की जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। अब 0 की, जब ईटा की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, 1 होगी तब क्या होगा, अब वो देखते हैं। तो व्हेन योर ईटा इज 1, लेट्स से ईटा इक्वल्स 1 कब होगा? पहले हम हीट इंजन की बात करते हैं। तो 4 ईटा इक्वल्स 1 हीट इंजन के केस में क्या होगा? हीट इंजन के केस में हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है? और ईटा इज 1 माइनस Q2/Q1, यही होती है हमारी एफिशिएंसी। जब ईटा की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल्स 1, क्या हो जाएगा? Q2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका क्या मतलब हुआ? Q2 की वैल्यू 0। Q2 कौन सी वैल्यू थी? जो एक्स्ट्रा हीट बाहर रिजेक्ट हो रही थी वही थी। Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था हमारा वर्किंग सब्सटेंस, जो कि आइडियल सॉरी, दिस इज हीट इंजन एंड नॉट कार्नोट इंजन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो हीट इंजन के केस में यस, Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट थी वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा था, एंड Q2 हीट क्या थी? वो जोन सी हीट रिजेक्ट हो रही थी। अब ये क्या कह रहा है? Q2 की वैल्यू 0 आ रही है अगर मेरा ईटा 1 है। Q2 की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है? कि जो जितना भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है वो सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कुछ भी लॉस हो ही नहीं रहा। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उस इंजन की होगी जिस केस में Q2 0 होगा। और अगर हम कार्नोट इंजन की बात करें, कार्नोट इंजन के केस में क्या होगा? तो कार्नोट इंजन के केस में हमारी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2/T1, एंड एफिशिएंसी अगर 1 होगी, 1 माइनस T2/T1, इसका क्या मतलब हुआ? दैट T2 इज 0। अब T2 0 होने का क्या मतलब है? कि आपका जो सिंक है, जो कोल्ड रेजर्वोयर था, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। बिकॉज ईटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1 तक। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हमारा कोल्ड रेजर्वोयर है, दैट शुड बी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ओके, उसी तरह से
अगर फॉर ईटा इक्वल्स 0, ईटा इक्वल 0 के केस में क्या होगा, हीट इंजन की बात करते हैं पहले। अभी हमने इससे पहले हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की, अब हम लोएस्ट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। हीट इंजन के केस में क्या होती है, ईटा इक्वल्स 1 माइनस Q2/Q। अब जब ईटा की वैल्यू 0 होगी क्या होगा, Q2 इज इक्वल्स टू Q1। अब Q2 इक्वल्स टू Q1 का क्या मतलब है, यस, तो Q2 इक्वल्स Q1 का क्या मतलब है, हमारे पास क्या होता था, W इक्वल्स Q1 माइनस Q2। मतलब जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है आपके वर्किंग सब्सटेंस ने, वो सारी की सारी रिजेक्ट हो गई कोल्ड रिजर्वॉयर में, कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं। ऑफ कोर्स कैसे एफिशिएंट होगा ये, तभी तो एफिशिएंसी 0 है, कुछ भी वर्क परफॉर्म हुआ ही नहीं है, नो वर्क डन, नो वर्क इज डन। कार्नोट इंजन के केस में क्या होगा, कार्नोट इंजन के केस में हमारी एफिशिएंसी अगर हम टेम्परेचर की टर्म्स में लिख रहे हैं 1 माइनस T2/T1, अगर हम इसे 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं हमें क्या मिलेगा, T1 इक्वल्स T2। जब हमारे हीट रिजर्वॉयर एंड कोल्ड रिजर्वॉयर के टेम्परेचर सेम होंगे तब मेरे इंजन की एफिशिएंसी 0 होगी। तो ये था मतलब एफिशिएंसी का जो हमने अभी कंपेयर किया है हीट इंजन और कार्नोट इंजन के केस में। तो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। अब रेफ्रिजरेटर का भी जो मेन बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। क्या होता है रेफ्रिजरेटर, तो जनरली हम रेफ्रिजरेटर को कहते हैं कि दिस इज इनवर्स ऑफ हीट इंजन, बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है हीट इंजन से। अब ये काम कैसे करता है, सेम ही पैटर्न है, सेम ही मेथड है। हम क्या करेंगे, हीट रिजर्वॉयर लेंगे जो कि टेम्परेचर T1 पे है, वर्किंग सब्सटेंस लेंगे एंड कोल्ड रिजर्वॉयर लेंगे जो कि टेम्परेचर T2 पे है। तो दिस इज कोल्ड रिजर्वॉयर, दिस इज हॉट रिजर्वॉयर एंड यहाँ पर है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वर्किंग सब्सटेंस। अब देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, खाना ठंडा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफ्रिजरेटर बनता है। अब इस केस में क्या होता है कि हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम कोल्ड रिजर्वॉयर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पर हमारा खाना पड़ा है, हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी रिजेक्ट कर हो जाएगी। अब देखो जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का वो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी फ्लो करती है, नेचुरल फ्लो यही होता है। अब हमारे केस में क्या हो रहा है, हम कोल्डर बॉडी से हीटर में जा रहे हैं, कोल्डर बॉडी से हॉटर में जा रहे हैं। अब उस केस में वो खुद से तो नहीं होगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो हाँ, इस केस में वर्क इज बीइंग डन, अपने आप से नहीं एक्सट्रैक्ट होगी हीट, हम कुछ काम करेंगे तभी हीट एक्सट्रैक्ट होगी। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा इनपुट क्या है वर्क डन, आउटपुट क्या है Q2, हमें चाहिए क्या Q2 एंड हम दे क्या रहे हैं W। तो देखो जैसे कार्नोट के केस में हमने एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया था, रेफ्रिजरेटर के केस में वी हैव अनदर टर्म जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं एंड इसे हम K से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इसे हम K से डिनोट करते हैं। तो K क्या होता है, सिमिलर थिंग, व्हाट यू वांट, हमें क्या चाहिए Q2 एंड व्हाट वी आर पेइंग W। अब W क्या है हमारे केस में, W जो हमने वर्क किया है दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो कि Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2।
ठीक है, अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी Q2 बाय W इज Q1 माइनस Q2. तो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो. ठीक है, अगर यही जो हमारा प्रोसेस है कि हीट एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर, अगर ये कार्नोट साइकिल को यूज करके हम फॉलो करते, सेम प्रोसीजर अगर हम कार्नोट साइकिल को फॉलो करके करते तो क्या होता, हम उसे कहते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर. तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जैसे हमने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी देखी थी, वैसे कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, नॉर्मली तो होता है k इक्वल्स Q2 बाय Q1 माइनस Q2, राइट. अब बिकॉज हम कार्नोट की बात कर रहे हैं, कार्नोट के केस में क्या होता है, T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाय Q2, राइट. तो कार्नोट के केस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ जाएगा, तो दैट विल बिकम k इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 माइनस T2. ये किस केस में है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस के लिए है बस. एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर में हम कह रहे हैं कि कार्नोट साइकिल परफॉर्म होगी, बट वो कार्नोट साइकिल होगी कैसी, जैसा हमने कहा ये इनवर्स ऑफ हीट इंजन है, तो इसमें जो प्रोसेसेस होंगे ना वो भी उसी तरीके से चेंज होंगे. तो हमारे पास ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर, एंड कैसे चेंज हुआ था हीट इंजन के केस में, कार्नोट इंजन के केस में क्या साइकिल थी, हम यहाँ पर गए थे एंड देन हियर, मतलब हमने जो जो चेंजेस किए थे, जो जो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस करवाए थे, फर्स्ट था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर था आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन. लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के केस में होगा इसका इनवर्स. पहले हमारी जो कार्नोट इंजन थी वो क्लॉकवाइज थी, अब ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज वन थिंग. एंड जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था वो हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन. तो फर्स्ट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन. ये क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहां आ जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन. एंड सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो ये हो जाएगी हमारी कार्नोट रेफ्रिजरेटर की साइकिल. अब इसके भी हम के जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है जिसको हमने के से डिनोट किया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे हमने एफिशिएंसी के देखे थे. तो के कुछ पॉइंट्स, के की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एनी गेसेस. तो जो के की वैल्यू है वो लाई करती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अब सिमिलरली हम दोनों केसेस देखेंगे कि जब के की वैल्यू when k is 0. तो दो केसेस, रेफ्रिजरेटर, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा जो k होता है वो क्या होता है, Q2 बाय Q1 माइनस Q2. तो जब k की वैल्यू 0 होगी तो मेरा Q2 क्या आ जाएगा, 0. Q2 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं होगी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वोयर ऑफ कोर्स. तो K0 जो वैल्यू है वो क्या डिफाइन कर रहा है, बैड परफॉर्मेंस. एंड जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी K की वो एक तरह से परफॉर्मेंस के लेवल को डिस्क्राइब कर रहा है, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज उतनी ज़्यादा वो हीट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा. ओके. और कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस में, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के केस में हम K को कैसे लिख सकते हैं, T2 बाय T1 माइनस T2.
ठीक है, अब अगर ये 0 होगा तो यहाँ से क्या पता चला हमें, T2 जो कि कोल्ड रेजर्वोयर है, अगर वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे होगा, आप बिल्कुल भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे फ्रॉम द कोल्ड रेजर्वोयर। सिमिलरली अगर हमारे K की वैल्यू, तो व्हेन K इज इन्फिनिटी, व्हेन K इज इन्फिनिटी, उस केस में क्या होगा, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के केस में K होता है Q2 बाय Q1 माइनस Q2। अगर ये इन्फिनिटी हो गया मतलब Q1 माइनस Q2 इज 0, यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब वर्क डन इज 0। इज दैट इवन पॉसिबल कि बिना काम किए आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कोल्ड रेजर्वोयर से? इसका मतलब तो ये हुआ कि नेचुरली हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, कोल्डर टू हॉटर, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हीट का नेचुरल फ्लो क्या होता है, हॉटर टू कोल्डर बॉडी, राइट? so this is not possible. so for Carnot रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होगा, Carnot रेफ्रिजरेटर के केस में K इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 माइनस T2, एंड अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी उसका मतलब क्या हुआ, दैट T1 इज इक्वल्स टू T2, मतलब हीट रेजर्वोयर और कोल्डर रेजर्वोयर दोनों का टेम्परेचर सेम हो, उस केस में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम होगा, विच इज इन्फिनिटी। तो दिस वाज अबाउट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम रेफ्रिजरेटर के केस में यूज करते हैं उसकी यूजफुलनेस बताने के लिए कि कितना यूजफुल है हमारा डिवाइस। और कार्नोट इंजन और इंजन की एफिशिएंसी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईटा। तो अब इन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है ईटा और के बीच में, एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ईटा हम एक बात करते हैं कार्नोट इंजन की और एक बात करते हैं हम कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। तो एक साइड कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कार्नोट इंजन क्या करता है, आपके पास हीट रेजर्वोयर है, वर्किंग सब्सटेंस है, कोल्ड रेजर्वोयर है। सिमिलरली इसमें भी हीट रेजर्वोयर, वर्किंग सब्सटेंस, कोल्ड रेजर्वोयर। ओके, दिस इज एट टेम्परेचर T1, ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, ये है टेम्परेचर T2 पे। अब कार्नोट इंजन के केस में क्या होता है, हम हीट सप्लाई करते हैं, दिस इज Q1, उसके बाद कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है और कुछ हीट से ही वर्क डन होता है, सारी हीट से नहीं होता। ठीक है, वो है हमारा कार्नोट इंजन। और मैक्सिमम वर्क डन किस केस में होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकॉज कार्नोट इंजन में होती है, सो मैक्सिमम वर्क डन कार्नोट इंजन के केस में होता है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, सो दिस इज एट टेम्परेचर T1, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस, दिस इज एट टेम्परेचर T2। अब इस केस में क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम कोल्डर, और वो अपने आप तो नहीं होती, कैसे होती है, कुछ काम करते हैं, वर्क इज बीइंग डन इन दिस केस, एंड कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है हीट रेजर्वोयर में। ये होता है हमारा कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ईटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, यहाँ से T2 बाई T1 की क्या वैल्यू आ गई, तो T2 बाई T1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा। और K की क्या वैल्यू होती है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, जो हम रेफ्रिजरेटर के केस में डिफाइन करते हैं, तो K की वैल्यू होती है T2 बाई T1 माइनस T2। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ईटा को एक बार ध्यान से देखो, ईटा क्या है, T1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, अब T1 माइनस T2 की वैल्यू प्लग कर दो,
नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। सो हमारा k है T2 बाय T1 माइनस T2 एंड ईटा है T1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, अब T1 माइनस T2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ईटा T1 फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें प्लग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k इक्वल्स T2 बाय ईटा T1। अब हमें T2 बाय T1 की भी वैल्यू पता है। T2 बाय T1 की क्या वैल्यू थी, इट वॉज 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा, तो 1 माइनस ईटा बाय ईटा। k की क्या वैल्यू आ गई, k इज 1 बाय ईटा माइनस 1, so k plus 1 equals 1 by eta and it gives you the value of eta as 1 by 1 plus k। ये है हमारा रिलेशन किसके बीच का, एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बीच का। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मेरे k की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर मेरा जितना अच्छा रेफ्रिजरेटर होगा, k की ज़्यादा वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर। k की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ईटा की वैल्यू कम नहीं होगी, मतलब अ गुड रेफ्रिजरेटर इज अ बैड इंजन, या फिर अ बैड रेफ्रिजरेटर इज अ गुड इंजन। इसे हम नोट कर लेते हैं, अ गुड रेफ्रिजरेटर मतलब अगर k की वैल्यू बड़ी होगी मीन्स गुड रेफ्रिजरेटर इज अ बैड इंजन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे जो है हीट पंप। अब हीट पंप क्या होता है, तो ये भी रेफ्रिजरेटर की तरह ही है, और इन अदर वर्ड्स ये रेफ्रिजरेटर ही है अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बस हमारा पर्पस चेंज हो गया है। पर्पस कैसे चेंज हुआ, जो रेफ्रिजरेटर था वो किस लिए हम यूज कर रहे थे, खाना ठंडा करने के लिए। हीट पंप किस लिए यूज करेंगे, कोई भी रूम गर्म करने के लिए। मतलब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को गर्म करना है हम हीट पंप यूज करेंगे, किसी एक पोर्शन को हमें ठंडा करना है हम रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे। ठीक है, अब हीट पंप होता क्या है, सिमिलर सेम, T1 हमारे पास हीट रिजर्वोयर, वर्किंग सब्सटेंस, एंड T2 कोल्ड रिजर्वोयर। अगेन हीट एक्सट्रैक्ट होगी Q2, बट अपने आप नहीं होगी, कुछ वर्क करने पे ही होगी, सो वर्क डन, एंड हीट रिजेक्ट कितनी होगी, Q1। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो डिफरेंट होगा। अब वो कैसे डिफरेंट होगा, K की क्या वैल्यू होती है, हमें क्या चाहिए, हमें Q1 हीट चाहिए, और हम क्या इनपुट दे रहे हैं, W हम इनपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस आया है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के केस में। अब वो क्या डिफरेंस है, तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा Q2 बाय W था, हीट पंप के केस में Q1 बाय W है। सो K क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दिस इज फॉर हीट पंप, HP हीट पंप। हीट पंप के केस में Q1 बाय W तो क्या है, Q1 माइनस Q2 ही है। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप के केस में है Q1 बाय Q1 माइनस Q2, एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है, Q2 बाय Q1 माइनस Q2। I hope the difference between the refrigerator and heat pump is clear now. Similarly, अगर हमारा कार्नोट हीट पंप होगा तो क्या होगा, फॉर कार्नोट हीट पंप, कार्नोट हीट पंप के केस में क्या होगा, हमारा KHP जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हीट पंप का, उसे हम कैसे लिख पाएंगे, T1 बाय T1 माइनस T2। अब सिमिलरली हम इसका भी देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हीट पंप के केस में उसकी क्या वैल्यूज होंगी, K की क्या वैल्यू होगी फॉर हीट पंप, K हीट पंप, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 1 to इन्फिनिटी के बीच में।
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है. सो अगर when KHP is equals to 1, उस केस में क्या होगा? तो हम बात करते हैं पहले नॉर्मल हीट पंप की. फॉर एनी हीट पंप क्या होगा? K की वैल्यू होती है Q1 by Q1 माइनस Q2. अब जब K की वैल्यू 1 होगी उसका मतलब क्या हुआ? दैट Q1 is equals to Q1 minus Q2. Q2 is 0. मतलब कुछ भी हीट एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है फ्रॉम द कॉल्डर रेजर्वोयर. और यही अगर हमारा कारनोट होता, कारनोट हीट पंप के केस में क्या होता? तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी कारनोट हीट पंप के केस में? T1 by T1 माइनस T2. एंड अगर ये 1 के इक्वल हुआ, यहां से हमें मिल जाएगी दैट T2 इज इक्वल्स टू 0. मीन्स आपका जो कोल्ड रिजर्वोयर है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे है. एंड ऑफ कोर्स उसमें से एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से हम कितनी ही हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे. दैट्स वाई जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो लोएस्ट है, विच इज द वैल्यू 1. अब अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो क्या होगा? फॉर K इक्वल्स इन्फिनिटी. इस केस में क्या होगा? फॉर एनी हीट पंप हमारी K की वैल्यू क्या होगी? Q1 बाय Q1 माइनस Q2. सो अगर इन्फिनिटी होगी ये वैल्यू, मतलब Q1 माइनस Q2 इज 0. मतलब Q1 इज इक्वल्स टू Q2. मतलब जितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है कोल्डर रेजर्वोयर से वो सारी की सारी कहाँ रिजेक्ट हो रही है? Q1 में, हीट रेजर्वोयर में. एंड फॉर कारनोट हीट पंप क्या होगा? फॉर कारनोट हीट पंप सो K किसके इक्वल हो जाएगा? T1 बाय T1 माइनस T2. एंड इसको जब हम इन्फिनिटी के इक्वल पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल्स टू T2. मतलब जो हीट रेजर्वोयर का टेम्परेचर है और जो कोल्डर रेजर्वोयर का टेम्परेचर है वो सेम होगा फॉर मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहले हमसे क्या पूछा गया? सो दिस वाज आस्क्ड इन 2017. कंसिडर अ कारनोट इंजन operating between temperature of 600 Kelvin and 400 Kelvin. The engine performs 1000 joule of work per cycle. The heat in joules extracted per cycle from the high temperature reservoir is. सबसे पहले तो ये देख लो कि हमें गिवन क्या है. क्या क्या गिवन है हमें? कारनोट इंजन है, ठीक है, कारनोट इंजन है, कोई रैंडम इंजन नहीं है, कारनोट इंजन है. उसके बाद है कितने टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है? T1 है जो ग्रेटर टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन. T2 क्या है? 400 केल्विन. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा है? इंजन परफॉर्म्स 1000 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल. वर्क डन बाय द इंजन, कारनोट इंजन, कितना है? 1000 जूल. ओके. द हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर इज. हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजर्वोयर इज. हमें क्या बताना है? Q1 की वैल्यू निकालनी है. अगर कंफ्यूजन हो तो पिक्चर बना लो. सबसे पहले हमारे पास था हीट रेजर्वोयर, टेम्परेचर T1 पे था, फिर था वर्किंग सब्सटेंस, फिर था कोल्ड रेजर्वोयर. यहाँ था वर्किंग सब्सटेंस. अब ही कारनोट इंजन की बात कर रहे हैं. Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की, कुछ वर्क में यूज हुई और कुछ एक्स्ट्रा रिजेक्ट हो गई Q2 की फॉर्म में. अब वर्क डन इन्होंने बताया हुआ है कितना है? 1000 जूल्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Q1. ठीक है. अब बिकॉज ये हमारा कारनोट इंजन है, हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? 1 माइनस T2 बाई T1, और जो किसके इक्वल होता है? Q1 बाय Q2 बाय Q1 के. 1 माइनस Q2 बाय Q1.
अब यहाँ से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे एंड वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी Q1 की। ओके, जस्ट प्लग द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर्स, हमें क्या मिल जाएगी एफिशिएंसी 1 माइनस T2 है 400 डिवाइड बाय 600, ये है मेरी ईटा की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो 1/3 एफिशिएंसी आ गई 1/3। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैसे डिफाइंड होती है, एफिशिएंसी इज जस्ट वर्क डन बाय Q1। हमें क्या चाहिए होता है कार्नोट इंजन के केस में, वर्क डन। हम चाहते हैं कि हमारा इंजन कुछ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करे जिससे हम दूसरे टास्क में यूज कर पाए। तो W इज द आउटपुट वी वांट, Q1 इज व्हाट वी आर पेइंग। Q1 क्या है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो W हमें पता है 1000 है, Q1 हमें कैलकुलेट करना, अब ईटा भी पता है 1/3 है, सॉरी दिस इज Q1। तो Q1 की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, 3000 जूल्स। तो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई थी, 3000 जूल्स हीट एक्सट्रैक्ट हुई थी, जिसमें से सिर्फ 1/3 हीट ही वर्क डन में यूज हुई है। सिर्फ 1000 जूल्स का ही वर्क डन हुआ है, बाकी हीट रिजेक्ट हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एफिशिएंसी 50% भी नहीं होती है, जनरली भी 50% भी हमें एफिशिएंसी नहीं मिलती है, तभी इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है एंड फ्यूल क्राइसिस यू वेरी वेल नो अबाउट। नेक्स्ट इज हमें क्या पूछा गया है, सो दिस वाज आस्क्ड इन 2019। In a heat engine based on the Carnot cycle, heat is added to the working substance at constant. Okay, heat engine है based on the Carnot cycle, मतलब Carnot engine है। Heat is added to the working substance. Heat किस constant value पे हम add करते हैं, अब Carnot cycle है, Carnot cycle में जब हमारा working substance हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वो कौन से कंडीशन पे होता है, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे हम नोट करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे होता है हीट एक्सट्रैक्ट। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो क्या फिक्स्ड है, एट कांस्टेंट temperature. C is the right one. Next is a Carnot engine operates between two temperatures. जो गिवन है उसको साथ साथ लिखते जाओ। Carnot engine गिवन है, ठीक है, कोई भी रैंडम इंजन नहीं है, हमारे पास स्पेशल Carnot इंजन है। Operates between two temperatures, TL जो कि लोअर टेम्परेचर है जिसे हम T2 कहते हैं, T2 is 100 Kelvin, T1 हाई टेम्परेचर क्या है 150 Kelvin. Each cycle of the engine lasts for 0.5 seconds, during which the power delivered is 500 joules per second. जो पावर डिलीवर हो रही है एक साइकिल में वो कितनी है 500, ओके, नॉट इन वन साइकिल। Each cycle of the engine lasts for 0.5 seconds, during which the power delivered is 500 joule per second. मतलब हमें एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड, हमें पावर डिलीवर्ड 1 सेकेंड की बता रखी है, तो पावर डिलीवर्ड इन 1 सेकेंड कितनी है, इन 1 सेकेंड इज 500 जूल। और हमें क्या चाहिए कि एक साइकिल में कितना वर्क हुआ है, हमें वही चाहिए ना बेसिकली। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट QH बी द कॉरेस्पॉन्डिंग हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन एंड QL बी द हीट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q1 और Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, Q1 एंड Q2। अब कार्नोट साइकिल है, उस केस में हमें क्या क्या चीज़ें पता है पहले वो लिख लेते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 एंड क्या होता है Q1 बाई Q2
इज इक्वल्स टू T1/T2। ठीक है, अब हम ये कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ है। एफिशिएंसी तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करते हैं इसे भी। तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी डायरेक्ट। तो ईटा इज 1 माइनस T2 क्या था? T2 इज 100 एंड नीचे आ जाएगा 150। 100 बाय 150, सो दिस कैंसल्स आउट। यहाँ से हमें मिलेगा 15 माइनस 10 गिव्स यू 5/15, 1/3। एफिशिएंसी इसकी भी 1/3 है। एफिशिएंसी पता है। अब ये किसके इक्वल होता है? W/Q1। Q1 इज वो हीट है जो एक्सट्रैक्ट की है हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने। तो 1/3 इज इक्वल्स टू W हमें पता है, Q1 हमें निकालना है। अब W क्या है? देखो, पावर डिलीवर्ड, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम ही होता है, यही होती है हमारी पावर। अब हमें पावर 1 सेकेंड की पता है। 1 सेकेंड में कितना काम हुआ है? कितना काम हुआ था? 500 जूल्स, या नॉट 100, 500 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, 0.5 सेकेंड में कितना होगा? 500 इंटू 0.5 विच इज 1/2 मीन्स 250 जूल वर्क हुआ है 1 सेकेंड में। अब ये मेरी W की वैल्यू है। जस्ट प्लग दिस वैल्यू हियर। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 250 बाय Q1। Q1 की क्या वैल्यू? की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ से देखो Q1 क्या है? 250 इंटू 3, 250 इंटू 3। तो ये तो डायरेक्टली आ गया 25 3 75, 750 जूल्स। तो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है? 750 जूल्स। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? Q2। Q2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q2/Q1 इक्वल्स T2/T1। Q2 क्या हो जाएगा? T2 था हमारा 100, T1 था 150 मल्टीप्लाइड बाय Q1 विच इज 750। दिस कैंसल्स, सो this 2 and this is 3, 3 1 2 5 and यहाँ से आ गया 500 जूल्स। Q2 की वैल्यू आ गई 500 जूल्स। Q1 was 750, Q2 is 500। हमें क्या पूछा गया है ऑप्शंस में? that QH is 750 जूल्स। ये तो ठीक है, यही वैल्यू आई थी। अब QH/QL की रेशो क्या है? पहले ये चेक करते हैं। QH/QL मतलब Q1/Q2 की रेशो क्या है? Q1 क्या है? 750 डिवाइड बाय Q2 इज 500। ओके, तो क्या रेशो है? 25 2 एंड 3। ये तो रेशो 3/2 है विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2/3। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ओके, सो दिस इज नॉट द राइट वन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 2/3। 3/2 is greater than 2/3। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द इंजन। ओके, एंट्रोपी अभी हमने नहीं पढ़ा है। वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन आफ्टर कवरिंग एंट्रोपी, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है? अ हीट पंप वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल maintains the inside temperature of a house at 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें गिवन है हीट पंप, यहाँ है हमारा हाउस जो कि है ओके, सो यहाँ पर है वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर है सराउंडिंग। ओके, हम अब हमें गिवन क्या है? हाउस का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? या इनसाइड टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। बाय सप्लाइंग, कैसे मेंटेन हुआ है? बाय सप्लाइंग 450 किलो जूल पर सेकेंड। इसको जो हीट प्रोवाइड हुई है वो हम Q1 कह रहे हैं बिकॉज दिस इज अ टेम्परेचर T1। ये जो हीट है वो कितनी है? 450 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे
द हीट टेकन इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द आउटसाइड एयर इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से कितनी हीट ली है वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब सराउंडिंग से कितनी हीट ली है हमें वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर फ्लो देखो हीट का, ऑफ कोर्स हीट पंप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा बिकॉज नेचुरल फ्लो नहीं है, हम कोल्डर टू हॉटर जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर होता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, हम कुछ काम करते हैं एंड तभी हमारा हीट पंप काम करता है। ओके, अब देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या गिवन है, T1 इज 22 डिग्री सेल्सियस, so which is 273 plus 22 which gives you 295 Kelvin. Okay, T2 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस which gives you 273 Kelvin. अब हीट पंप के केस में, और है भी हमारा कार्नोट हीट पंप, कोई नॉर्मल नहीं है, कार्नोट हीट पंप है हमारे पास। कार्नोट हीट पंप के केस में हमारा K क्या होता है, इट इज हमें चाहिए Q1 राइट, सो T1 बाय T1 माइनस T2 होता है, या फिर आप कह सकते हो Q1 बाय Q1 माइनस Q2 होता है, यस, विच इज फर्दर इक्वल टू Q1 बाय W, और ऐसे ही ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, बस जो हमें गिवन है जस्ट प्लग द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। T1 हमें पता है, T1 इज 295, T1 बाय T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू Q1 बाय Q1 माइनस Q2। हमें Q2 चाहिए एंड Q1 क्या है, 450 किलो जूल पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। T1 है 295 डिवाइड बाय 295 माइनस 273, यहाँ से तो आ गया 295 ओवर 22, बिकॉज ये तो बस टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि 22 डिग्री सेल्सियस था एंड एक 0 डिग्री सेल्सियस था, तो 22 माइनस 0 विल बी 22 एज इट इज। राइट हैंड साइड क्या है, Q1 है हमारे पास 450 किलो जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय 450 माइनस Q2। अब आपको बस ये एक्सप्रेशन सोल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q2 जो हमसे पूछी गई थी। यस, हमसे Q2 की वैल्यू ही पूछी गई थी, दैट हीट टेकन इन किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम द आउटसाइड एयर इज अप्रोक्सीमेटली, just you can just calculate this value and you will get the value of Q2. So this was about Carnot engine. So Carnot engine में इतना ही था, this is more than sufficient. And next जो lecture है वो काफ़ी important है, हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सेकेंड लॉ कैसे आया एंड एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।